सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महार सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं संजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने वाले हैं 8वें भाग में आपने देखा था किस तरह से बाबा साहब ने सत्याग्रहियों को ये समझाया कि आज रात को हम निर्णय करेंगे और कल सुबह निर्णय से अवगत कराएंगे कि हमें सत्याग्रह करना है या नहीं करना है। महार सत्याग्रह के लिए यहाँ पर तीसरे दिन क्या कुछ घटित होता है, आज पूरा वीडियो लेकर हम उपस्थित हुए हैं। महार सत्याग्रह परिषद जो कि 25 दिसंबर 1927, 26 दिसंबर 1927 और 27 दिसंबर 1927 का पूरा निष्कर्ष लेकर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। जो पेज नंबर है, जो 9वां भाग है, उसका पेज संख्या 125 से 128 तक है, हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब का क्रांतिकारी यहाँ पर जो संबोधन है और तीसरे दिन की क्या कुछ कार्रवाई है वो भी संयुक्त रूप से आज यूँ कहें कि आखिरी भाग है। आखिरी भाग में सारांश लेकर निश्चित रूप से सारांश आपको मिलेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप सारांश को प्राप्त कर सकें। तो आज के वीडियो में हम आपको बता दें तीसरे दिन की जो कार्रवाई है। दूसरे दिन की शाम की बैठक समाप्त होने के बाद जैसा कि तय हुआ था कि रात में एक बार फिर कुछ चुनिंदा लोगों की बैठक हुई है, उसमें गर्मा गर्म बहस हुई और आखिर इस बात पर सहमति हुई कि फिलहाल सत्याग्रह टाल दिया जाए। फिलहाल गांव में से जुलूस निकाला जाए और तालाब के चारों तरफ जुलूस को घुमाया जाए। रात में ही इस बात की सूचना कलेक्टर साहब के पास पहुंच गई। फिर ये सवाल उभरा कि आखिर सत्याग्रह को फिलहाल टालने का प्रस्ताव सभा के सामने किसके द्वारा रखा जाए, क्योंकि आम पब्लिक, आम जनमानस जो पूरे भारत से वहाँ जमा हुए थे 10,000 लोग कम से कम, तो वो लोग घर में ये बताकर आए थे कि हम जा रहे हैं और सत्याग्रह में शामिल होंगे। आम जनमानस सत्याग्रह टालने पर बिल्कुल सहमत नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ के कलेक्टर ने पूरा विस्तार से बताया कि क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, खिलाफ सरकार भी आपके खिलाफ हो सकती है। इस तरह से सारी परिस्थितियां आपके अभी अनुकूल हैं, लेकिन सत्याग्रह करने के बाद आपके विपरीत हो जाएंगी। लेकिन आम जनमानस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब महार सत्याग्रह परिषद ने ये निर्णय लिया कि सत्याग्रह को टाल दिया जाए अभी फ़िलहाल के तौर पर, ऐसे में अब भीड़ को यानी कि लोगों को समझाना कितना कठिन है। तो ये जो टालने का निर्णय लिया गया, तो आखिर आम जनमानस को समझाएगा कौन? ये समस्या खड़ी हुई। आइए देखते हैं कौन समझाने के लिए तैयार होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अगर प्रस्ताव रखते हैं, यहाँ कहा गया किसके द्वारा रखा जाए प्रस्ताव, ये तो डॉक्टर अंबेडकर अगर प्रस्ताव रखते हैं तो ही सबका समर्थन मिलेगा।
सभा केवल उनकी बात मानती है और किसी की नहीं, ये सभी जानते थे। उसी के अनुसार तय हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करें और डॉक्टर अंबेडकर ने ये जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। तीसरे दिन सुबह क्या होता है, यानी कि 27 दिसंबर 1927 को क्या कुछ होता है, आइए देखते हैं। जब परिषद की शुरुआत हुई तब डॉक्टर अंबेडकर ने आगे दिया हुआ प्रस्ताव सभा के पटल पर रखा। महान परिषद का तीसरा दिन। प्रस्ताव क्या है? बाबा साहब कहते हैं कि जो एक्सप्रेस हिंदू लोग चमदार तालाब का पानी एक्सप्रेस लोगों को भरने नहीं देते हैं, उनके खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए सभा बुलाई गई। ये एक्सप्रेस हिंदुओं ने दीवानी कोर्ट में फरियाद दाखिल कर एक्सप्रेसियों के तालाब प्रवेश के खिलाफ अस्थायी स्थगनादेश हासिल किया और इस तरह सभा को सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने का आदेश हासिल किया। और इस सभा को सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने की मुश्किल समस्या का पेच खड़ा कर डाला गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा कलेक्टर साहब ने अपने भाषण में जो आश्वासन दिया था कि इस मामले में सरकार का कोई दुराग्रह नहीं है और समान अधिकार पाने के लिए चली एक्सप्रेसियों के अधिकारियों की लड़ाई में उनके प्रति सरकार को पूरी सहानुभूति है, इसके बारे में ख्याल कर ये परिषद दीवानी न्यायालय की फरियाद का निर्णय आने तक सत्याग्रह को स्थगित करने का निर्णय लिया जा रहा है। सभा के सामने प्रस्ताव रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कल ही मैंने प्रस्ताव रखा कि सत्याग्रह कीजिए और आज मैं खुद सत्याग्रह को कुछ दिनों के लिए स्थगित किए जाने का प्रस्ताव रख रहा हूं। इसलिए आपको लगेगा कि मैं चंचल मानसिकता वाला व्यक्ति हूं, इंसान हूं। असल में ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों बातों पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही मैं ये कह रहा हूं। ये बात बाबा साहब बहुत गंभीरता के साथ यहाँ पर कह रहे हैं। कल मैं देखना चाह रहा था कि आप लोगों में कितना निश्चय है, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाता है। बाबा साहब के इस संबोधन से ज़रूर सीखने का अवसर हम सभी को मिलेगा। मुझे इसका अंदाज़ा हो गया। बाबा साहब कहते हैं आपका निश्चय पक्का है, इस बारे में अब मुझे कोई शक नहीं है। इस बात से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। दृढ़ संकल्प की कमी ही अब तक आपकी सबसे बड़ी कमी थी। आपने इस कमी को दूर कर लिया और विजय प्राप्त कर लिया है। अब सत्याग्रह नहीं करने के बारे में मैं जो आपसे कह रहा हूँ वह भी मैं पूरी तरह से सोचने समझने के बाद ही कह रहा हूँ। बदन में शक्ति का संचार हुआ तो ज़रूरी नहीं कि तुरंत उसका प्रयोग किया जाए। शक्ति का इस्तेमाल करना हो तो सही समय का इंतज़ार करना उपयुक्त होता है। सोचने के बाद मुझे भी ये बात सही लगी कि आज मैं इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज अगर हम सत्याग्रह करते हैं तो वह सरकार के खिलाफ साबित होगा। सरकार अगर दुराग्रह करे तो सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने में भी हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले पता करना ये ज़रूरी है कि क्या सरकार दुराग्रह कर रही है। सोचिए इस बारे में। सरकार की सहानुभूति हमारे साथ है, फिर बिना वजह हम सरकार को क्यों मुश्किल में डालें। दूसरी बात ये कि हमारे सत्याग्रह के लिए स्पृश्य लोगों की जरा भी सहानुभूति नहीं है। आप लोग भी ये बात देख रहे हैं। स्पृश्य लोग हमारे साथ पूरी तरह असह्य कर रहे हैं। व्यापारियों ने बाजार बंद रखे हैं। जमींदार ने हमसे खेती छीनने का कार्यक्रम बनाया है। कुर्मियों ने हमारे जानवरों को काजी हाउस में डालना शुरू किया है। हमें इस जोर ज़बरदस्ती से बचकर निकलना है और इसमें हमें सरकार की सहायता की ज़रूरत है। सरकार सहायता का आश्वासन दे रही है। ऐसे में हम सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करें ये अनुचित होगा। ऐसा अगर कुछ लोग कहते हैं तो वे गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता। आशो आप इस अवसर पर मेरी बात माने और इस प्रस्ताव को सहमति दें। लोग आप पर हंस नहीं सकते। खुद कलेक्टर साहब आपसे विनती कर रहे हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि आप डरपोक हो इसलिए आपने सत्याग्रह स्थगित किया। बहुत हुआ तो नीचा दिखाने के लिए कहेंगे कि आपके नेता पलट गए, लेकिन आप इस बारे में बुरा न माने। मुझे इसका बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं पीछे हट भी रहा हूँ तो केवल आपके भले की सोचकर अनुयायी मुझसे 4 कदम आगे पहुँचे, ये मेरे लिए खुशी और गौरव की बात है। आज मैं कह रहा हूँ कि सत्याग्रह को स्थगित करो, लेकिन आप ही की तरह मेरा भी निश्चय है कि तालाब को काबिज किए बगैर जाना नहीं है। ये निश्चय पूरा होने तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये बात अपने मन में पक्की कर लें। डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण को सुनकर सत्याग्रह के लोग बहुत निराश हुए। इसके बावजूद सभी ने डॉक्टर अंबेडकर की बात का सम्मान करते हुए उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। प्रतिनिधियों का भव्य जुलूस प्रस्ताव के बाद वहां इकट्ठा ये प्रतिनिधियों का शहर में बड़ा जुलूस निकला। इसमें सबसे आगे मुंबई से आए 50 स्वयंसेवक थे। उसके बाद सम्मेलन में हिस्सा लेने आई 50 महिलाएं थीं। उनके बाद 4-4 की कतार में एक
के पीछे एक सभी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बीच बीच में सूक्तियाँ लिखी तख्तियाँ हाथों में लोग लेकर चल रहे थे। पिछले मार्च महीने में अस्पृश्य लोगों ने तालाब को अपवित्र किया, इसलिए महाड़ के सारे अस्पृश्य लोग धर्मवीर बने थे और वे जेल गए थे 4 महीने के लिए। अब कोर्ट का स्थगनादेश पर तो उन्हें तो छाती फुलाकर चलना चाहिए था, लेकिन सब ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। महिलाओं और बच्चों की बात तो छोड़ ही दीजिए, पुरुष भी रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहे थे। नेता लोग तो दुम दबाकर गांव से भाग खड़े हुए थे, एक भी नेता गांव में नहीं था। आप समझ सकते हैं इस तरह से एकता में कितनी ताकत होती है, संगठन में कितना पावर होता है, ये समझ सकते हैं। इस जुलूस के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से आप एक बड़ा संदेश ले रहे हैं। कोर्ट का स्थगनादेश आने के कारण थोड़े समय के लिए सरकार उनके तरफ से थी, फिर भी महाड़ के लोग इतने दीनहीन कैसे बन गए थे, इसका सभी को अचरज हो रहा था। ये एक पहेली थी कि शेर के बच्चे बिल्ली के पिल्ले कैसे बन गए। विशाल जुलूस महाड़ के बाजार से होकर निकलते देखने कि पहले से डरे हुए महाड़ के लोग और बौखला गए। महाड़ शहर के लिए इस तरह का जुलूस देखने का ये पहला मौका था। जार्ज पंचम की जय, लोक हितवादी की जय, एकनाथ महाराज की जय आदि नारों से शहर गूंज रहा था। जुलूस बाजार से निकलते हुए चवदार तालाब के मोड़ पर आया। वहाँ लंबाई में जुलूस को इस तरह विभाजित किया गया कि आधा जुलूस तालाब के एक तरफ और आधा जुलूस तालाब के दूसरी तरफ ले जाया गया। दूसरे छोर पे जाकर दोनों सिरे मिल गए और जुलूस एक हो गया और आगे वह सभा मंडप के पास पहुंचा। इस तरह तालाब को चारों तरफ से जुलूस ने घेर लिया। ये देखकर गांव वाले आपस में करुण सुर में कह रहे थे कि अब तालाब से पानी लेने में क्या कसर रह गई है। ऐसे उद्गार निकलना स्वाभाविक भी था। कंधों पर लाठी लेकर चलकर आते लोगों का ये जुलूस शिवाजी की मावलों की सेना की याद दिला रहा था। जुलूस इतना लंबा था कि अगला वाला सिरा जब लौटकर मंडप तक पहुंचा था तब तक पिछले सिरे के लोग मंडप के पास ही थे। जुलूस पूरा होने पर जब लौटे तब एक बार फिर सभा आरंभ हुई। शिव तरकज जी ने ये प्रस्ताव लोगों के सामने रखा, धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस सम्मेलन को सफल बनाने में जिन अस्पृश्य लोगों ने मदद की उनके प्रति और खासकर इन सज्जनों के प्रति ये सभा कृतज्ञता पूर्वक आभार प्रकट करती है। और यहाँ पे नाम कुछ दिए गए, आप स्वयं देख लीजिए, स्क्रीन पर नाम है। इस प्रस्ताव पर श्री पांडुरंग नाथू जी राजभोज, श्री मोरे बनमाली आदि लोगों ने भाषण दिए। इस प्रकार धन्यवाद का ये प्रस्ताव तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पारित हुआ। उस पर श्री अनंतराव चित्रे सशस्त्र बुद्धे ने जवाबी भाषण भी दिए। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सभा का कार्यक्रम अब खत्म हुआ, फिर भी अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में विचार करना बाकी है। जब तक उन पर विचार नहीं होता मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि सम्मेलन खत्म हुआ। अब चूंकि काफ़ी समय हो गया है, इसलिए इस विचार विमर्श को शाम तक के लिए टालना जरूरी हो गया है। इसलिए आप सबसे मेरी ये बेनती है कि आप घर न जाकर शाम की बैठक में उपस्थित हों। इस प्रकार अध्यक्ष के भाषण के साथ सभा का काम दोपहर 1 बजे संपन्न हो गया और शाम को सभा होगी। क्या कुछ होगा आगे वीडियो में हम जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और इस पर कार्य इस समय चल रहा है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से बीबी स्त्री और आईडासा के माध्यम से 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज की गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके समक्ष दिया गया है। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। यदि आप इसमें बहुमूल्य धनदान करते हैं तो बाबा साहब की अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर निर्माण में आपका ये धनदान बहुत ही प्रेरणादायी होगा, ऐतिहासिक होगा। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।